स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर क्लास ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने बायोलॉजिकल डेटाबेसेस के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट की थी। उसमें हमने देखा कि बायोलॉजिकल डेटाबेसेस को ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंटेंट्स हम तीन टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और स्पेशलाइज्ड डेटाबेसेस। आज हम प्राइमरी डेटाबेसेस को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो जो प्राइमरी डेटाबेसेस हैं, दे कैन बी फर्दर ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1, डेटाबेसेस फॉर रॉ न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस डाटा। वो प्राइमरी डेटाबेसेस जिसमें हम न्यूक्लिक एसिड के सीक्वेंसेस को स्टोर करते हैं, डीएनए और आरएनए के सीक्वेंसेस को स्टोर करते हैं। एंड नंबर 2, डेटाबेसेस फॉर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स इंक्लूडिंग प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। वो डेटाबेसेस जिनमें हम न्यूक्लियोटाइड या अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस को नहीं, बल्कि हम प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स को स्टोर करेंगे। तो दो तरह की प्राइमरी डेटाबेसेस हैं, फॉर सीक्वेंसेस एंड फॉर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स। पहले हम देखते हैं कि सीक्वेंसेस के लिए हमारे पास कौन कौन सी डेटाबेसेस जो हैं वो मौजूद हैं। तो इनमें मेजर जो है वो 3 डेटाबेसेस हैं। जेनबैंक जो जीनोम से रिलेटेड है, तो नाम से समझ आ रही है कि जीनोम सीक्वेंसेस को स्टोर करेगी। यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी डेटाबेस, जिसे हम एम्बल प्रोनाउंस करते हैं, एम्बल, ये भी एक प्राइमरी डेटाबेस है, जीनोम सीक्वेंसेस को स्टोर करती है। इसी तरह डीएनए डाटा बैंक ऑफ जापान, डीडीबीजे, ये भी एक बड़ी फेमस जो है वो डेटाबेस है। तो प्राइमरी डेटाबेसेस में न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को स्टोर करने की ये 3 मेजर डेटाबेसेस हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ यही 3 ही डेटाबेसेस हैं, ये 3 मेजर डेटाबेसेस हैं न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसेस से रिलेटेड। अब इन डेटाबेसेस में जो ज़्यादातर डाटा है, दैट इज डायरेक्टली कंट्रीब्यूटेड बाय ऑथर्स विद अ मिनिमल लेवल ऑफ एनोटेशन। एनोटेशन का मतलब है कि इसमें जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स हैं उनके थ्रू जनरेटेड इंफॉर्मेशन कम होती है, बल्कि ज़्यादातर वही इंफॉर्मेशन है जो कि एक ऑथर ने, एक रिसर्चर ने, जो आपने अपलोड की है इन डेटाबेसेस के अंदर। इसके अलावा a small number of sequences were entered manually from published literature by the database management staff। यानी कि जब ये डेटाबेसेस बनाई गई थी, जब आप समझ लें बायोइन्फॉर्मेटिक्स का जन्म हुआ था, तो जो ऑलरेडी अवेलेबल सीक्वेंसेस थे उनको मैन्युअली जो स्टाफ था उसने डिफरेंट पब्लिश्ड रिसर्च आर्टिकल्स से उठा के यहाँ पे अपलोड किया था। तो ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली अपलोडेड बाय ऑथर्स, और शुरू में जो सीक्वेंसेस अवेलेबल थे उनको डेटाबेस मैनेजमेंट स्टाफ ने डिफरेंट लिटरेचर से, रिसर्च आर्टिकल्स से उठा करके अपलोड किया था। इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड संघ ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। जैसे अपनी प्रीवियस स्लाइड में हमने बात की कि न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस के लिए हमारे पास मल्टीपल डेटाबेसेस मौजूद हैं। अब एक जो ऑथर है उसकी प्रेफरेंस डिफरेंट हो सकती है। आपने को फर्ज करें इंसुलिन का सीक्वेंस जो है, इंसुलिन की जीन का सीक्वेंस फाइंड आउट किया, आप उसको जेनबैंक में अपलोड कर देते हैं। आपके किसी कोलीग ने किसी और जीन का सीक्वेंस फाइंड आउट किया, उसकी प्रेफरेंस है वो एम्बल के अंदर अपलोड कर देता है, कोई डीडीबीजे के अंदर। तो डिफरेंट ऑथर्स की, रिसर्चर्स की प्रेफरेंसेस जो हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। तो इस प्रेफरेंसेस से एम्बिग्युइटीज पैदा हो सकती हैं। हो सकता है कि कुछ सीक्वेंसेस सिर्फ आपको जेनबैंक में मिलें, कुछ सिर्फ एम्बल में मिलें, कुछ सिर्फ डीडीबीजे के अंदर मिलें। तो इन डिफिकल्टीज को सॉर्ट आउट करने के लिए इन डेटाबेसेस ने एक इनिशिएटिव लिया, इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस कोलैबोरेशन के नाम से। इस इनिशिएटिव का मकसद क्या था और क्या ये हमें बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है? दीज 3 पब्लिक डेटाबेसेस क्लोजली कोलैबोरेट एंड एक्सचेंज न्यू डाटा डेली। यानी कि अगर कोई भी सीक्वेंस आप जीन बैंक के अंदर अपलोड करते हैं, तो इस इनिशिएटिव के तहत ये जीन बैंक जो है ये एम्बल और डीडीबीजे के साथ कोलैबोरेट करती है, और वो सीक्वेंसेस ऑटोमेटिकली डीडीबीजे और एम्बल के अंदर भी शेयर कर दिए जाते हैं, ताकि तमाम डेटाबेसेस के अंदर एक ही तरह का डाटा जो है वो अवेलेबल हो। तो अगर एक ही तरह का डाटा तमाम डेटाबेसेस के अंदर अवेलेबल है, तो हमें इतनी ज़्यादा डेटाबेसेस बनाने की ज़रूरत क्या है? बाकी डेटाबेसेस को वैसे ही वाइप आउट कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन
हर डेटाबेस की कुछ ना कुछ इनफरादियत है. ईच ऑफ द इंडिविजुअल डेटाबेस हैज अ स्लाइट डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मेट टू रिप्रेजेंट द डाटा. डाटा तीनों डेटाबेसेस के अंदर इस कोलैबोरेशन के तहत इसको यकीनी बनाया गया कि डाटा तीनों डेटाबेसेस के अंदर एक जैसा हो, लेकिन उस डाटा की रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्या होती है, उसमें थोड़ी बहुत डिफरेंसेस मौजूद हैं. इसको समझने के लिए आप ज़ाहिर है आप स्टूडेंट्स को एग्जांपल देने के लिए आप ही के इंटरेस्ट की कोई बात बतानी पड़ती है. स्मार्टफोन्स के अंदर सारे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट है आजकल. तो कोई भी आप स्मार्टफोन लेते हैं तो पहले आप ऑनलाइन जाके डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे उस फ़ोन की स्पेक्स चेक करते हैं. जैसे दो बड़े फेमस प्लेटफॉर्म्स हैं, whatmobile.pk पे जाके आप एक फ़ोन की स्पेसिफिकेशंस चेक करते हैं. इसी तरह है कि GSM एरिना के नाम से प्लेटफॉर्म है. तो दोनों प्लेटफॉर्म के अंदर आप कोई भी एक फ़ोन लेते हैं तो स्पेसिफिकेशंस तो दोनों प्लेटफॉर्म्स पे सेम है, लेकिन GSM एरिना और वाट मोबाइल का जो उस इंफॉर्मेशन को स्पेसिफिकेशंस को रिप्रेजेंट करने का फॉर्मेट है वो डिफरेंट होगा. तो इसी तरह इन डेटाबेसेस के साथ भी है कि सीक्वेंसेस तो सेम है, लेकिन उनको रिप्रेजेंट करने की जो कह लें कि स्टाइल है वो तीनों डेटाबेसेस का डिफरेंट है. तो ये एक रिसर्चर की कह लें कि प्रेफरेंस है, वो कौन सी डेटाबेस पे जाके इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना चाहता है. लेकिन इस कोलैबोरेशन के तहत आपको जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, फॉर एग्जांपल इंसुलिन का, आपको एम्बल में भी वही मिलेगा, आपको DDBJ के अंदर भी वही मिलेगा, आपको जीन बैंक के अंदर भी वही मिलेगा. तो इसको आप हमेशा याद रखें, इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस कोलैबोरेशन. अब आ जाए नेक्स्ट, प्राइमरी डेटाबेस फॉर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स. अब इस हवाले से फॉर्चुनेटली यहाँ पे एम्बिग्यूटीज इसलिए नहीं है कि देयर इज ओनली वन सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस नेम्ड एज प्रोटीन डाटा बैंक PDB, जो कि प्रोटीन्स के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स को स्टोर करती है. It stores atomic coordinates of macromolecules which are determined by X-ray crystallography and NMR. ये दो टेक्निक्स हैं जो कि मैक्रोमोलिक्यूल्स के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स में डिफरेंट एटम्स की जो पोजीशंस हैं विद रिलेटिव टू अदर एटम्स, इनको ये स्टोर करती हैं. एटॉमिक कोऑर्डिनेट्स का मतलब है उन एटम्स की पोजीशन किसी मॉलिक्यूल के अंदर. और डाटा को रिप्रेजेंट करने का इनका स्टाइल क्या है इस डेटाबेस का. दिस डेटाबेस यूजेस अ फ्लैट फाइल फॉर्मेट टू रिप्रेजेंट प्रोटीन नेम, ऑथर, जिस ऑथर ने इस प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिस्कवर किया है, एक्सपेरिमेंटल डिटेल कि उसने क्या एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस यूज की, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कि वो प्रोटीन जो है उसके अमीनो एसिड सीक्वेंस के बाद वो प्रोटीन अपने ऊपर किस तरह से फोल्ड हो रही है, डिफरेंट उसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, कौन से को फैक्टर्स को यूज करती है, और एटॉमिक कोऑर्डिनेट्स. तो ये सारी इंफॉर्मेशन ये डेटाबेस स्टोर करती है. इसके अलावा देयर इज अ वेब इंटरफेस ऑफ PDB दैट आल्सो प्रोवाइड व्यूइंग टूल्स फॉर सिंपल इमेज मैनिपुलेशन. यानी कि आप इस प्रोटीन स्ट्रक्चर को डिफरेंट एंगल्स पे रोटेट करके भी इस डेटाबेस के अंदर देख सकते हैं. अपने आने वाले लेक्चर्स में जब हम 1 बाय 1 इन डेटाबेसेस को विजिट करेंगे, वहाँ पे हम देखेंगे कि ये टूल्स किस तरह से वर्क करते हैं, आप किस तरह से एक प्रोटीन के स्ट्रक्चर को अपनी मर्जी के एंगल से देख सकते हैं. ये थी प्राइमरी डेटाबेस. नेक्स्ट आ जाती हैं हमारे पास सेकेंडरी डेटाबेस. सेकेंडरी डेटाबेसेस, जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में बात की कि दे कंटेन कंप्यूटेशनली प्रोसेस्ड सीक्वेंस इंफॉर्मेशन, और ये इंफॉर्मेशन जो है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी डेटाबेस. प्राइमरी डेटाबेसेस में मौजूद सीक्वेंस इंफॉर्मेशन से नई इंफॉर्मेशन जनरेट करके उसको स्टोर करती हैं सेकेंडरी डेटाबेस. जैसे वहाँ पे हमने एग्जांपल ली कि गूगल फोटोज़ के अंदर जो आप अपनी कैमरा पिक्चर्स अपलोड कर रहे हैं वो है प्राइमरी डाटा, और गूगल फोटोज़ ने ऑटोमेटिकली जो फेस रिकग्निशन की मदद से नई एल्बम्स बना दी हैं, वो जो एल्बम्स हैं वो सेकेंडरी डाटा है. जो डेटाबेस उन एल्बम्स को स्टोर करेगी वो सेकेंडरी डेटाबेस होगी, जो ओरिजिनल फोटोज को स्टोर करेगी वो प्राइमरी डेटाबेस होगी.
تو سیکنڈری ڈیٹا بیس کا فائدہ کیا ہے؟ دے پرووائڈ مور اینوٹیشن دین پرائمری ڈیٹا بیس. یہاں پہ اینوٹیشن کا مطلب کیا ہے؟ غور سے سن لیں. اینوٹیشن کا مطلب ہے اضافی انفارمیشن، اور جو اضافی انفارمیشن ہے یہ اس پروٹین کے فنکشن سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے، اس کے سٹرکچر سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے. تو سیکنڈری ڈیٹا بیسز جو ہیں دے آر مور اینوٹیٹڈ ایز کمپیئر ٹو پرائمری ڈیٹا بیس. اب سیکنڈری ڈیٹا بیسز کی ہم اگزامپلز دیکھیں تو اس میں سب سے فیمس ایک ڈیٹا بیس ہے سوئس پراٹ، اور سوئس پراٹ جو ہے یہ پرووائڈ کرتی ہے ڈیٹیلڈ سیکوینس اینوٹیشن جیسے ہم نے کہا اضافی انفارمیشن، اور اس انفارمیشن میں ہو سکتا ہے کسی پروٹین کا سٹرکچر، اس کا فنکشن، وہ پروٹین کس فیملی سے بلونگ کرتی ہے، اور یہ بھی کمپیوٹر سافٹ ویئرز خود ڈیسائیڈ کریں گے، اس پروٹین کی سملیرٹی فائنڈ آؤٹ کریں گے ود دی پروٹینز آلریڈی پریزنٹ ان دیٹ ڈیٹا بیس. تو آلریڈی پریزنٹ پروٹینز کے ساتھ کمپیئر کر کے ان کے سٹرکچر اور فنکشنز کی سملیرٹی کی بیس پہ ان کو پروٹین فیملیز کے اندر کلاسیفائی کر دے گا، بالکل ایسے ہی جیسے فوٹوز کی البمز بنتی ہیں. اب یہ سوئس پراٹ ڈیٹا بیس جو ہے یہ ڈیٹا لیتی کہاں سے ہے؟ فرام ٹریمبل. یہاں پہ جو ٹی آر ہے دس ورڈ از ٹیکن فرام ٹرانسلیٹڈ. تو ٹریمبل جو ہے یہ ایک الگ سے ڈیٹا بیس ہے. اس ڈیٹا بیس کے اندر موجود ہوتے ہیں ٹرانسلیٹڈ نیوکلک ایسڈ سیکوینسز، یعنی کہ نیوکلک ایسڈ سیکوینسز کی بیس پہ جو پروٹین سیکوینس پریڈکٹ کیا گیا ہے یہ سٹور ہوتا ہے ٹریمبل میں، اور یہ ایمبل کی ہی ایک شاخ ہے. تو سوئس پراٹ ٹریمبل میں موجود پروٹین سیکوینسز کو اٹھاتی ہے، ان پروٹین سیکوینسز کو آلریڈی موجود پروٹینز کے ساتھ کمپیئر کرتی ہے، اور ان سے ریلیٹڈ انفارمیشن جنریٹ کرتی ہے کہ اس پروٹین کا 3 ڈائمینشنل سٹرکچر کیا ہو سکتا ہے، اس پروٹین کا فنکشن کیا ہو سکتا ہے. فرض کرو ایک نئی پروٹین کا سیکوینس اس نے یہاں سے اٹھایا، اس پروٹین کا جو سیکوینس ہے وہ کسی پروٹین ایکس کے ساتھ ملتا ہے، اور وہ پروٹین ایکس جو ہے فرض کرو وہ ایک پروٹین ڈائجسٹنگ انزائم ہے. تو یہ سوئس پراٹ کیا کرے گی؟ یہ پریڈکٹ کرے گی کہ آپ کی اس پروٹین کا فنکشن بھی ایک پروٹین ڈائجسٹنگ انزائم کے طور پر کام کرنا ہی ہے، اور یہ ڈیٹا بیس آٹومیٹکلی آپ کی اس پروٹین کو اس کے فنکشن اور سٹرکچر کی بیس پہ ریلیٹڈ پروٹین فیملی میں پلیس کر دے گی. تو دیز آر سیکنڈری ڈیٹا بیسز. اس کی پہلی اگزامپل سوئس پراٹ، اس کے اندر جو ہے وہ اینوٹیشن کمپیوٹیشنلی پروسیسڈ ہوتی ہے، یعنی کہ کمپیوٹر خود جنریٹ کرتا ہے، لیکن اس کو ہیومنلی کیوریٹ یا کریکٹ کیا جا سکتا ہے ضرورت کے مطابق. اب اس میں کون کون سی انفارمیشن آپ کو ملے گی؟ آپ کو انفارمیشن ملے گی پروٹین کے فنکشن سے ریلیٹڈ، اس کے سٹرکچر سے ریلیٹڈ، اس پروٹین کی کیٹالیٹک سائٹ سے ریلیٹڈ، اس کے کو فیکٹر سے ریلیٹڈ، پوسٹ ٹرانسلیشنل ماڈیفکیشن سے ریلیٹڈ، وغیرہ 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 وغیرہ. اس میں ایک اور چیز ڈیزیز ایسوسیشن کے، اس پروٹین کے اندر اگر کوئی میوٹیشن آ جائے، کوئی چینج آ جائے تو اس سے کون کون سی ڈیزیزز ہو سکتی ہیں. تو یہ ساری ایکسٹرا انفارمیشن آپ کو سوئس پراٹ نامی سیکنڈری ڈیٹا بیس کے اندر ملے گی. یہ انفارمیشن جو ہے یہ کمپیوٹیشنلی پروسیسڈ بھی ہوتی ہے، لیکن میجورٹی آف انفارمیشن از obtained from scientific literature and entered by database curators. اب اس اینوٹیشن کا فائدہ کیا ہے کہ آپ کو ایڈڈ ویلیو، یعنی کہ آپ کو زیادہ انفارمیشن مل جاتی ہے اس پروٹین سے ریلیٹڈ، صرف اس کا سیکوینس provides cross referencing links to other online resource of interest. آپ نے فرض کریں کسی پروٹین کا سیکوینس سرچ کیا ہے سوئس پراٹ سے، آپ چاہتے ہیں اس پروٹین کی جین کا نیوکلیوٹائڈ سیکوینس بھی مجھے موجود ہو، تو اس پروٹین کا نیوکلیوٹائڈ سیکوینس فرض کرو جین بینک کے اندر، جین بینک کے اندر، یا ایمبل کے اندر، یا ڈی ڈی بی جے کے اندر پڑا ہے. تو اسی ڈیٹا بیس کے اندر آپ کو ڈی ڈی بی جے کا لنک مل جائے گا، آپ کلک کریں گے ڈائریکٹ آپ ڈی ڈی بی جے کے اندر اس نیوکلیوٹائڈ، اس جین کا نیوکلیوٹائڈ سیکوینس جو ہے وہ ریٹریو کر لیں گے، آپ کو جین بینک کا لنک یہاں پہ مل جائے گا. تو کراس ریفرنسنگ ہے، یعنی کہ لنکس موجود ہیں دوسری ڈیٹا بیسز کے جہاں پہ آپ کو باقی انفارمیشن بھی مل سکتی ہے. Other features such as very low redundancy.
रिडेंडेंसी का मतलब है डुप्लीकेशन। इस बात को भी इंश्योर किया जाता है कि एक ही प्रोटीन का जो इन्फॉर्मेशन है वो बार बार ही जो है वो एंटर ना होती रहे, तो वेरी लो रिडेंडेंसी यानी कि डुप्लीकेशन जो है वो बहुत कम मिलेगी आपको यहाँ पे। अब एक और डेटाबेस सेकेंडरी डेटाबेसेस में से यूनिप्रॉट, ये डेटाबेस कैसे बनाई गई? आपने सेकेंडरी डेटाबेसेस में अभी देखा, एक डेटाबेस स्विस प्रॉट है, एक ट्रैम्बल है और एक प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्स है। जैसे प्राइमरी डेटाबेसेस के अंदर एक कोलैबोरेशन थी जीन बैंक, एम्बल और डीडीबीजे के अंदर, इसी तरह आप समझ लें यूनिप्रॉट जो है वो इन सेकेंडरी डेटाबेसेस की कोलैबोरेशन है कि जो इन्फॉर्मेशन स्विस प्रॉट में पड़ी है, जो ट्रैम्बल के अंदर पड़ी है, जो PIR के अंदर पड़ी है, इन तमाम की इन्फॉर्मेशन को मिला करके एक बड़ी डेटाबेस बना दी गई यूनिप्रॉट। यूनिप्रॉट में आपको वो तमाम इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो स्विस प्रॉट में थी, वो इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी जो ट्रैम्बल में थी, वो इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी जो कि PIR के अंदर मिलेगी। तो इससे क्या हो गया, यूनिप्रॉट जो है इट हैज़ अ लार्जर कवरेज देन एनी ऑफ द थ्री databases, while at the same time maintaining original Swiss prot features of low redundancy, cross references and high quality of extra information यानी कि annotation। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेटाबेसेस और उनके URL यानी कि वेब लिंक्स दिखाए गए हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम बारी बारी इन वेब लिंक्स को विजिट करेंगे और देखेंगे कि इन डेटाबेसेस की यूज़र इंटरफेस कैसी है और इसमें आप डाटा को रिट्रीव कैसे करते हैं। इसी तरह कुछ ये डेटाबेसेस और उनके URL वेब लिंक्स मौजूद हैं। नेक्स्ट आ जाए स्पेशलाइज्ड डेटाबेसेस, जो हमने ऑलरेडी बात की कि दे आर स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म और पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिसर्च इंटरेस्ट, पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। इनमें शामिल हैं फ्लाई बेस जो कि ड्रोसोफिला से रिलेटेड है, इसी तरह वर्म बेस है, SDB है और टायर है। इसके अलावा देर आर ऑल्सो स्पेशलाइज्ड डेटाबेसेस दैट कंटेन ओरिजिनल डाटा डिराइव्ड फ्रॉम फंक्शनल एनालिसिस। ये चारों जो हैं ये ऑर्गेनिजम्स से रिलेटेड थी, अब जो हैं ये आपके पास पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिसर्च इंटरेस्ट से रिलेटेड डेटाबेसेस हैं, जैसे जीन बैंक EST डेटाबेस, माइक्रो एरे जीन एक्सप्रेशन डेटाबेस, यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट आर सम ऑफ द जीन एक्सप्रेशन डेटाबेसेस अवेलेबल। परेशान नहीं होना, इन डेटाबेसेस को हम बारी बारी देखेंगे। आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम इन डेटाबेसेस के अंदर कनेक्शंस भी देखेंगे और हम देखेंगे कि क्या ये डेटाबेसेस जो हैं ये परफेक्ट हैं या इनके अंदर कुछ लिमिटेशंस भी मौजूद हैं। और इसके अलावा हम इन डेटाबेसेस को विजिट करेंगे और इनमें देखेंगे हम इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कैसे कर सकते हैं और